नवंबर 1969 ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी के खास शो के बाद इसके को प्रोड्यूसर मनमोहन सबीर और उस दौर के जाने माने अभिनेता सुनील दत्त हॉल के लाउंज में मिले। सुनील दत्त उन दिनों रेशमा और शेरा बना रहे थे और बात जब नए एक्टर्स पर चली तो उन्होंने कहा, इस नए लड़के में दम तो है सबीर, पर इस पहाड़ी कौवे की आवाज का मैं क्या करूंगा, बड़ी कर्कश आवाज है इसकी। मनमोहन सबीर की बहू यानी आकाशदीप सबीर की पत्नी शीबा सबीर ने हाल ही में ये कहानी एक इंटरव्यू में सुनाई थी। उन्होंने मनमोहन सबीर के हवाले से बताया कि सुनील दत्त शुरू में अमिताभ की आवाज से नफरत करते थे और एक बार यहां तक कहा था कि यह हीरो पहले हमारे घर आता था और हमारे पैरों में बैठकर बातें किया करता था। हमें लगता था कैसी घर्राती हुई आवाज है इसकी, किसी रेडियो जॉकी की तरह। ऐसी आवाज तो फिल्मों में नहीं चलेगी। और सबीर की माने तो सात हिंदुस्तानी देखने के बाद भी सुनील दत्त अमिताभ की एक्टिंग से तो इम्प्रेस हुए, लेकिन आवाज कर्कश ही लगी। इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में उन्हें कास्ट तो किया, लेकिन एक गूंगे का रोल दे दिया जिसे पूरी फिल्म में चुप ही रहना था। ऐसा तब हुआ जब अमिताभ को फिल्मों में काम दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी सुनील दत्त की भी थी। इसे जिम्मेदारी न कहें तो कम से कम उन पर किया गया भरोसा तो था ही, लेकिन ये भरोसा केवल सुनील दत्त पर नहीं किया गया था बल्कि कई और लोगों पर भी, और कईयों ने अमिताभ को इससे बेहतर रोल दिलाए। खैर, बात सुनील दत्त की चली है तो आगे की कहानी कुछ दूसरे सोर्सेज के हवाले से सुनते चलिए। असल में जब अमिताभ ने दिसंबर 1968 में मुंबई में कदम रखा तो फिल्मों में काम के लिए सबसे पहले वो सुनील दत्त के ही घर गए। सुनील दत्त की पत्नी नरगिस इंदिरा गांधी की करीबी थी और इस नाते दिल्ली के सोशल सर्किल में एक बार अमिताभ की मां तेजी बच्चन से भी मिली थी। तेजी ने ही नरगिस से बेटे को फिल्मों में काम दिलाने की गुजारिश की थी। यही वो दौर है जब अमिताभ ने छोटे भाई अजिताभ के कहने पर फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अपनी एक फोटो भिजवाई थी, जिसमें वो रिजेक्ट हो गए। वैसे सुनील दत्त भी तब कांग्रेस के करीब थे और हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के गांधी परिवार के करीब होने के चलते ही उन्होंने अमिताभ के लिए भी हामी भर दी होगी कि ठीक है, भेज देना बच्चे को, देख लेंगे। तब बॉलीवुड में सुनील दत्त की तूती बोलती थी। मदर इंडिया, पड़ोसन, वक्त और हमराज जैसी कई सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें टॉप एक्टर्स की श्रेणी में ला खड़ा किया था और अब वो प्रोडक्शन में भी हाथ आजमा रहे थे। सौम्य बंदोपाध्याय ने अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी में लिखा है कि जब अमिताभ मुंबई आए तो नरगिस की सिफारिश पर ही उन्होंने कई जगह स्क्रीन टेस्ट या ऑडिशन दिया था और हर जगह नाकामी ही हाथ लगी। मोहन सेगल उन दिनों मनोज कुमार और आशा पारेख को लेकर साजन फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म के लिए ऑडिशन में अमिताभ से बाकायदा एक डायलॉग बुलवाया गया और उन्होंने अपने पिताजी की एक कविता भी सुनाई। तब फिल्म मेकर्स ने उनकी संवाद अदायगी की तारीफ भी की थी और कहा था कि आपको जल्द ही सूचित किया जाएगा। ऐसी सूचनाएं कम ही आती थीं और कोई सूचना आई भी नहीं। खैर, सुनील दत्त ने जिस लड़के को पहाड़ी कौवे जैसी आवाज वाला समझकर अपनी फिल्म में गूंगे का रोल दिया, वो केवल उन्हीं के भरोसे तो बैठा नहीं था, उसने और दूसरे संपर्कों पर भी भाग्य आजमाना शुरू कर दिया। आकाशवाणी में अनाउंसर के लिए भी हाथ पांव मारे थे, लेकिन वहां भी उसकी आवाज काम लायक नहीं समझी गई। रेडियो किंग अमीन सयानी ने तो कई मौकों पर इस घटना का जिक्र किया और कहा था कि मुझे अफसोस है कि हम अमिताभ बच्चन की आवाज को पहचान नहीं पाए, लेकिन यह भी सुकून है कि वो रेडियो में फंस जाते तो हमें इतना बड़ा अभिनेता नहीं मिल पाता। वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूमता है दोस्तों। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा के रिलीज होते होते अमिताभ बच्चन की 2-3 फिल्में आनंद, प्यार की कहानी और परवाना रिलीज हो गई थी। हालांकि आनंद में राजेश खन्ना लीड रोल में थे, लेकिन इस शानदार फिल्म ने अमिताभ को भी अच्छी पहचान दिलाई। उसके बाद की कहानी सुनाकर मैं आपको आज की मेन थीम से भटकाना नहीं चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि सुनील दत्त की नज़रों में पहाड़ी कौवे वाली आवाज़ 2 साल बाद ही इतनी बुलंद हो गई कि अब यही आवाज़ उसकी पहचान बन गई। यहाँ मकसद केवल अमिताभ बच्चन की सफलता की कहानी बयां करना नहीं है दोस्तों, पहले भी बता चुका हूं और ऐसे कई नए उदाहरण भी दिमाग में आते जाते हैं। मसलन जिस थॉमस एडिसन को टीचर ने मंद बुद्धि कहा था, उसी ने दुनिया की बत्ती जला दी। जिस आइंस्टीन को स्कूल ने विलो एवरेज बताकर जलील किया, उससे बड़ा जीनियस पिछली 1 सदी में पैदा नहीं हुआ। जिस स्टीफन हॉकिंग को एमियोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी ने पूरी तरह अपंग बना दिया, उसने अपनी वैज्ञानिक बुद्धि से इस ब्रह्मांड के आगे और पीछे काफी कुछ देख लिया।
तो कोई आपकी आवाज को कर्कश कहे या कदकाठी का मजाक उड़ाए, दुनिया ये सब कुछ भूल जाती है और याद रखती है कि आपने अपने काम की बदौलत कौन सा मुकाम हासिल किया। जंजीर, फिर दीवार और फिर शोले के बाद वो लोग भी अमिताभ के फैन होते गए जो कल तक इस डर से उन्हें फिल्मों में नहीं लेते थे कि डिस्ट्रीब्यूटर नाराज हो जाएंगे। सुनील दत्त और अमिताभ के बीच आगे जो रिश्ते कायम थे वो शायद इसलिए थे कि दोनों वैचारिक तौर पर कांग्रेस और गांधी परिवार के करीबी थे, लेकिन फिल्मों में उनकी दूरी साफ दिखी और इस दूरी के पीछे एक ऊंचाई भी थी। सुनील दत्त और अमिताभ बच्चन में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। जो सुनील दत्त अमिताभ को एक बढ़िया साइड रोल के लायक भी नहीं समझते थे, वो 1980 में सुपरस्टार के साइड में नजर आए। खैर, बीते 10 सालों में दोनों एक्टर कभी साथ क्यों नहीं आए, इसके पीछे अमिताभ विरोधी एक थियरी भी है दोस्तों कि जिस सुनील दत्त ने अमिताभ को फिल्मों में एंट्री दिलाई, बाद में उन्होंने उनसे किनारा कर लिया। हालांकि ऐसी बातें औरों को लेकर भी होती है, मसलन महमूद, लेकिन अमिताभ की पूरी हिस्ट्री खुली किताब की तरह और हमने जितने पन्ने पढ़े हैं उनसे यही पता चलता है कि हर कोई हर किसी का फायदा उठाता है। अगर अमिताभ ने दूसरों के सहारे फिल्में पाई तो दूसरों ने उनके सहारे अपनी फिल्में भी चमकाई और कईयों ने राजनीति भी। साल 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS में सुनील दत्त के आग्रह पर अमिताभ एक झटके में कैमियो रोल के लिए तैयार हो गए। इसी तरह उन्होंने संजय दत्त के मुश्किल दिनों में उनकी मदद की। 1991 में हम फिल्म के लिए मिला बेस्ट एक्टिंग का अपना अवार्ड भी उन्होंने संजय दत्त और आमिर खान को दे दिया था और आगे कई फिल्मों में वो संजय दत्त के साथ नजर भी आए। खैर, शीबा सबीर के इंटरव्यू के हवाले से जब ये पहाड़ी कौवे वाली बात सुर्खियों में आई है तो सोचा कि आपको इसके आगे और पीछे की कहानी भी सुना दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर तो करते ही चले। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।